नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध धाम केदारनाथ के खुले कपाट, बाबा की पंचमुखी मूर्ति का किया गया श्रृंगार। जयकारों से गूंजा धाम, बड़ी संख्या में भक्त रहे मौजूद। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने चारधाम यात्रा मार्ग पर आउटलेट का किया वर्चुअल उद्घाटन। कहा, भारत तेज गति से कृषि क्षेत्र में बढ़ रहा आगे। कृषकों के विकास के लिए पीएम का जताया आभार। शहरी विकास मंत्री ने की मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा। अवैध इमारत को ध्वस्त करने का कार्यशैली सुधारने के दिए निर्देश। G20 समिट के कार्यों पर भी हुई चर्चा। प्रदेश का सीमांत गांव माणा अब बना देश का पहला गांव। प्रदेश द्वार के लगे देश के अंतिम गांव के साइन बोर्ड को बदला। अक्टूबर 2022 में पीएम मोदी ने पहला गांव कहने पर लगाई थी मुहर। और गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला। झड़गांव में वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। सल्ट अल्मोड़ा में मामला जंगल में आया सामने। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध धाम केदारनाथ के कपाट आगामी 6 महीने के लिए खुले। पौराणिक पारंपरिक के अनुसार सुबह 6:15 पर मंदिर के मुख्य कपाट खोले गए। इससे पहले सुबह तड़के केदारनाथ बाबा की पंचमुखी मूर्ति का श्रृंगार किया गया, भोग लगाया गया और पूजा अर्चना की गई। सीलबंद कपाट को प्रशासन मंदिर समिति की मौजूदगी में खोल दिया गया। कपाट खोलते ही केदारनाथ धाम भोले बाबा के जयकारों से गूंज उठा। इस अवसर पर केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट खुले। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं, लोगों का भक्तों का इंतजार खत्म हो गया है, कपाट खुल चुके हैं। क्या कुछ श्रद्धालुओं का सैलाब जो वहां पहुंचा, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिली? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि केदारनाथ के कपाट आज 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। और सुबह 4 बजे से विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ पूजा शुरू हुई और 6:15 पर ये कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। विशेष करके देखा जाए तो केदारनाथ धाम के लिए लोग काफी चढ़ाई चढ़कर जाते हैं वहां पर और श्रद्धालुओं का उत्साह वहां पर देखने के लिए था, क्योंकि 6 महीने बाद ये कपाट खुलते हैं और 6 महीने तक बंद रहते हैं। और 6 महीने के दौरान जब ये कपाट खुलते हैं तो ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से ये डोली बाबा केदारनाथ के लिए रवाना होती है और 3 से 4 दिन का समय होता है और तब जाकर वहां पर पहुंचती है। और केदारनाथ में जब कपाट खुले तो इस दौरान वहां पर आर्मी बैंड के साथ महादेव के नारों के साथ भक्त वहां पर भक्तों में उत्साह देखने को मिला था। इसी के साथ वहां पर बात की जाए तो वहां पर भीमशिला भी मौजूद है जहां पर भक्त दर्शन करते हैं। 2013 में जो आपदा आई थी उसी भीमशिला ने वहां पर केदारनाथ मंदिर को बचाया था, तो इसलिए वहां पर भक्तों में भी इस चीज को लेकर विशेष महत्व है। और इसी के साथ आज जब कपाट खोले गए तो कपाट के दौरान तकरीबन 10,000 से अधिक श्रद्धालु वहां पर मौजूद रहे और खुद सीएम धामी भी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और उन्होंने भी विशेष पूजा अर्चना केदारनाथ धाम में की है। और इसी के साथ वहां पर विशेष भंडारे का आयोजन मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है, जो वहां पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारा किया जा रहा है। इसी के साथ साथ बात की जाए तो चाहे स्वास्थ्य की बात की जाए तो केदारनाथ धाम में गौरीकुंड से लेकर और केदारनाथ धाम तक हर 1 किलोमीटर पर एमआरपी यानी कि मेडिकल रिलीफ पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर श्रद्धालुओं की चेकिंग की जाएगी। इसी के साथ साथ खुद सीएम धामी लगातार अपील कर रहे हैं कि केदारनाथ आने से पहले मौसम की जानकारी लें और उसी के तहत अपनी यात्रा संबंधी जो भी यात्रा आपको करनी है, श्रद्धालुओं को करनी है, उसको उसी के साथ आगे बढ़े और मौसम का अपडेट जरूर लें।
और साथ ही साथ जो केदारनाथ मंदिर को इस वक्त सजाया गया है वो 20 क्विंटल से भी ज्यादा फूलों से इस वक्त सजाया गया है और पूरी की पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं। जी जी हिमांशु, इसी के साथ में जैसा कि हमें पहले से पता था कि चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने काफी तैयारियां कर ली है, तो अब चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ माकूल इंतजाम वहां पर किए गए? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि जो केदारनाथ की हो या फिर चारों धामों की बात की जाए तो हरिद्वार से लेकर और चार धाम यानी कि उत्तरकाशी जिले में 2 धाम पड़ते हैं, रुद्रप्रयाग में एक धाम है और चमोली जिले में एक धाम है। तो 4000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ आईटीबीपी के जवान जब धाम के कपाट खुलते हैं तो इस दौरान वो भी वहां पर मौजूद रहते हैं और बाकी 6 महीने जब धाम बंद रहते हैं तो आईटीबीपी के जवान ही वहां पर तैनात रहते हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो केदारनाथ धाम काफी महत्वपूर्ण है और काफी ऊंचाई पर है, क्योंकि 6 महीने वहां पर जा पाना मुश्किल होता है। ऐसे में सेना के जवान वहां पर मौजूद रहते हैं। बद्रीनाथ भी चीन सीमा से लगता हुआ है, तो वहां पर भी आईटीबीपी के जवान मौजूद रहते हैं और सेना की तमाम जो भी टुकड़ियां वहां पर तैनात की जाती हैं वो धामों की सुरक्षा देखती है। और इसी के साथ साथ आज जब केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए तो केदारनाथ धाम के कपाट खोलने के बाद श्रद्धालुओं के ऊपर राज्य सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई थी। जी हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस क्लब हरिद्वार में एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया है कि आगामी 9 मई को वे धामी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठेंगे। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी सरकार किसानों का साथ अन्याय कर रही है और गन्ना किसानों को उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है, वे दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि गन्ना मिल चोरी की चीनी का विक्रय कर रही है। हरीश रावत ने यह भी कहा कि किसानों के हित के लिए और किसानों को न्याय दिलाने के लिए वे आगामी 9 मई को चीनी मिल के सामने धरने पर बैठेंगे। अब मैं 9 तारीख को 24 घंटे का चीनी मिल पर उपवास कम धरना दूंगा। सड़कें खराब हैं, जिसमें रुड़की पनियाला मोटर मार्ग उस समय उसके 11 तारीख को 1 घंटा आधा घंटा उस मार्ग को बाधित करके सड़कों की दुर्दशा की तरफ मैं राज्य के लोगों का ध्यान खींचूंगा। और मैंने एक 51 चरणों की यात्रा तय की है। कांग्रेस से जुड़ो, एक अनुरोधपूर्ण यात्रा है, कांग्रेस से जुड़ो। मैं उन क्षेत्रों में जाऊंगा जहां हम चुनाव में कमजोर रहे हैं। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्राधिकरण को कार्यशैली सुधारने के निर्देश दिए। कहा कि कार्यशैली में बदलाव लाए, नहीं तो कार्यवाही के लिए तैयार रहे। मंत्री ने बड़ी संख्या में रिजेक्ट किए गए मानचित्रों की समीक्षा करने के लिए भी निर्देशित किया। इसके अलावा मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने अवैध इमारत को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए भी निर्देश किया। उन्होंने कहा कि इससे एक नजीर पेश होगी और अवैध निर्माण करने वालों के हौसले पस्त होंगे। मंत्री ने प्राधिकरण के अंतर्गत पार्किंग की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए पार्किंग कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही मंत्री ने आवास विकास के अंतर्गत विकास में विभागीय कार्यालय खोलने के भी निर्देश दिए हैं। मंत्री ने प्राधिकरण के अंतर्गत ही हो रहे G20 समिट के कार्यों की भी समीक्षा की, जिसमें अधिकारियों को सभी कार्यों को तय समय सीमा में अंतर्गत पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। देखिए, जो मेरे विभाग से संबंधित MDDA जो जिसे मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण कहते हैं, उसके आज मैंने बैठक ली है और समीक्षा की है कि किस प्रकार से हम लोग आवासीय नक्शे हैं, व्यावसायिक नक्शे हैं, कब उनको हम कैसे पास करते हैं, ये सारी बातचीत की है। और साथ में जो आवासीय नक्शे उसको 15 दिन में पास करने का प्रावधान हमारे द्वारा निर्देशित किया गया और व्यावसायिक के लिए 30 दिन का अंदर पास होने का। लेकिन उसमें साथ में एक बात भी मेरे द्वारा कही गई है कि जो नक्शे पास होंगे और जो नक्शा पास होने के लिए आएगा उसमें जो भी कोई क्वेरी लगानी है, ऑब्जेक्शन लगाना है, जिस नाते प्राधिकरण उस चीज़ के लिए संतुष्ट नहीं है, तो वो एक ही बार लगेगा, ताकि हम 15 दिन के अंदर उनका नक्शा पास करें या उसका रिजेक्ट करें।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा उद्यान विभाग की चारधाम यात्रा मार्ग पर विभिन्न आउटलेट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रही विभिन्न कृषि योजनाओं के तहत कृषकों के विकास के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया। गणेश जोशी का कहना है कि भारत तेज गति से कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और उत्तराखंड भी लगातार कृषि के क्षेत्र में तरक्की करने के लिए आगे राह में बढ़ रहा है। प्रदेश में जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देखने को मिल रहा है, उससे कैबिनेट मंत्री ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही किसानों की आय दुगुनी कराने के लक्ष्य को भाजपा सरकार पूरा करने में कामयाब रहेगी। आज कृषि महोत्सव का शुभारंभ भी मैंने भाखड़ाबाद से किया, जिसकी थीम इस बार मिलेट्स है, क्योंकि 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स घोषित किया गया है। मिलेट्स का जैसे ज्यादा प्रचार से प्रचार प्रसार हो, उसके लिए हमने रथों को आज रवाना किया है। ये हमारे रथ नए पंचायत तक जाएंगे, जिसमें हमारे वैज्ञानिक व विभाग के अधिकारी किसानों को केंद्र सरकार की व प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। आज मुझे ये कहते हुए फख्र होता है कि 1 साल के अंदर जब से मुझे विभाग मिला है, तो लगातार हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में लगातार आगे काम कर रहे हैं। लक्सर नगर में निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास कार्यस्थल पर क्षेत्रवासियों ने निर्माण कार्य रुकने की सूचना पर हुए हंगामे के बाद रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर अपने नियमित दौरे के तहत मौका मुआयना करने के लिए लक्सर पहुंचे। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा लंबित अंडरपास निर्माण कार्य की बाबत उनसे मुलाकात को अंजाम दिया गया, जहां दोनों पक्षों के बीच में हुई वार्ता के दौरान डिप्टी चीफ इंजीनियर सुशील कुमार ने बताया कि जमीनी सतह से जल भराव की परिस्थितियां निर्माणाधीन रेल अंडरपास को प्रभावित कर रही है। ऐसे में FOB यानी कि मुरादाबाद और अन्य रेलवे लेवल क्रॉसिंग पॉइंट पर निर्मित हो चुके फुट ओवर ब्रिज का विकल्प भी रेलवे के पास सुरक्षित है। यदि मौजूदा निर्माणाधीन रेल अंडरपास को जलभराव के प्रभाव से दूर कर उसका निर्माण नहीं हो पाता तो फुट ओवर ब्रिज के विकल्प के संबंध में विभागीय उच्च अधिकारियों के साथ डिस्कशन कर इसकी पहले भी कर दी जाएगी। ऐसा है, आज जो इंजीनियर साहब आए हुए थे, यहाँ सब लोगों को ये लग रहा था कि अंडरपास का कार्य बंद करने की ओर है। हम सब लोगों का यही कहना है कि अंडरपास को किसी भी तरीके से, बड़े बड़े समुद्र में पुल बनते हैं, गंगा जी में पुल बनते हैं, पानी हर समय चलता रहता है, जब वहां बन सकते हैं तो क्या लक्सर में अंडरपास नहीं बन सकता? ये बाद में सब लोग तय करके बताएंगे कि ऊपर का, अगर नीचे का नहीं बनेगा, सबसे पहली हमारी प्राथमिकता यही है कि नीचे का बनना चाहिए। अगर कोई बिल्कुल ही अड़चन आती है फिर इसके बारे में विचार करके बताया जाएगा। लेवल की बात थी, पानी के लेवल के लिए इन लोगों में थोड़ी सी घबराहट है, लेकिन सभी ने एक ही बात कही कि पहले तो इसी अंडरपास जो हमारा पास हो रखा है इसी को बनाए, इसी को प्राथमिकता दे, लेकिन अगर नहीं बनता तो फिर दूसरे पे विचार किया जाएगा सभी की सहमति से। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी,
जन जन की आवाज। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। सरोकार आपकी हर खबर से, निगाह हर हलचल पर, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीमा सड़क संगठन ने सीमांत गांव माणा में प्रवेश द्वार पर देश के अंतिम गांव के स्थान पर पहले गांव का साइन बोर्ड लगा दिया गया है। ज्ञातव्य के 21 अक्टूबर 2022 को माणा में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा माणा को भारत के अंतिम गांव की बजाय देश का पहला गांव कहे जाने पर मुहर लगाते हुए कहा है कि अब तो उसके लिए भी सीमाओं पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। पहले जिन इलाकों में देश के सीमाओं का अंत मानकर नजरअंदाज किया जाता था, हमने वहां से देश की समृद्धि का आरंभ मानकर शुरू किया है और माणा आए यहां डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बता चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के सीमार्थी क्षेत्र और आज वास्तव में और अधिक जीवंत हो रहे हैं। इसके लिए वाइब्रेंट विजिलेंस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं सल्ट के झड़गांव में अचानक से आग लग गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया। फिलहाल आग पर काबू किया गया है। वहीं रेंजर महेश चंद्र सती ने बताया कि सल्ट के झाड़गांव आग लगने की सूचना मिलते ही फायर वॉचर वन विभाग की टीम द्वारा 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इसे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हमें सूचना मिली और इस पर हम अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। इसमें स्वयं मैं था और मेरे साथ मेरे 2 फॉरेस्ट गार्ड और 1 फॉरेस्टर, 4 फायर वॉचर। हम लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद इसे 2 घंटे में आग को बुझा दिया। इसमें आधा हेक्टेयर एरिया सिविल ये साल एरिया जो है ये ग्राउंड फायर हुई है। इसमें जोशीमठ नगर के नरसिंह बद्री के मंदिर में कई वर्षों से मुखौटे नृत्य का आयोजन किया हुआ है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी मायूसी देखी जा रही है। वहीं जोशीमठ नगर के नरसिंह मंदिर के आसपास के रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारे नरसिंह मंदिर में कई वर्षों पुराने देवी देवताओं के मुखौटे विद्यमान हैं, लेकिन जिनका नृत्य का आयोजन कई वर्षों से नहीं हो पाया है, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि 70 साल पहले इन देवी देवताओं के मुखौटे का नृत्य
का आयोजन किया जाता था, जिसके बाद इन देवी देवताओं के मुखौटे में दैविक शक्ति विराजमान हो जाती थी और एक भव्य मेले का रूप दिया जाता था। और उस वक्त पूरे जोशीमठ में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली नजर आती थी। लेकिन आज तक मुखौटे का नृत्य और मेला नहीं हो पाया है। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान नरसिंह बद्री के मंदिर के प्रांगण में किस तरह से अनेक देवी देवताओं के मुखौटे विद्यमान दिखाई दे रहे हैं। नरसिंह मंदिर से ही मुखौटा नृत्य हुआ करता था, जिसमें मेन नरसिंह भगवान का मुखौटा, जिसे नरसिंह पत्थर कहते हैं, वो इसी नरसिंह के चौक में नाचता था। लेकिन विगत कई वर्षों से और कुछ आपसी सामंजस्य न बैठने के कारण जोशीमठ में ये परंपरा काफ़ी वर्षों से नहीं हुई। मेरा ये मानना है लगभग 70 वर्षों से ये परंपरा अभी तक नहीं हुई है। तो हम नवयुवक होने के नाते चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये परंपरा पुनः एक बार सुचारू रूप से चल सके। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास चंपावत के दौरे पर है। चंपावत के दौरे पर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके बाद लोहाघाट पहुंचे। यहां रोडवेज बस स्टैंड लोहाघाट में रोडवेज कर्मियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। रोडवेज कर्मियों ने एजीएम नरेंद्र गौतम के नेतृत्व में लोहाघाट डिपो में बसों की भारी कमी होने की बात कही। परिवहन मंत्री के सामने ये बात रखी गई और 20 नई बसें देने की भी मांग की गई। रोडवेज के लिए हम पर्वतीय क्षेत्र के लिए 100 नई बसें खरीद रहे हैं, जिसकी टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और मेरा मानना है कि हम पर्वतीय क्षेत्र में 28 या 32 सीटर बसें चलाएं और अभी आ रही हैं, तो लोहाघाट डिपो को भी मैं पर्याप्त बसें दूंगा, ये मैं आपको आश्वस्त। पहले भी वार्ता हुई थी। परसों शाम को भी मैं परिवहन मंत्री जी के पास देहरादून आवास में बैठा था, 2 दिन पहले छोड़ के। पूरी डिटेल पे हमारी वार्ता हुई है। अभी सरकार ने पूरे प्रदेश के लिए, अभी जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि 500 बसें अलग अलग इलेक्ट्रिकल बसें, अन्य बसें और जो पहाड़ों में के लिए छोटी बसें, प्लेन्स के लिए बड़ी बसें आ रही हैं, उसमें निश्चित तौर पे यहाँ के लिए बसें आने वाली हैं। यहाँ की आवश्यकता देखते हुए उनका पहला कहना यह है कि जो डिपो लाभ में चलेगा और उसी हिसाब से उनको गाड़ी मिलेंगी जितनी उनकी आवश्यकता होगी। माननीय मंत्री जी को एक नगर की तरफ से ज्ञापन सभा किया, जिसमें हमने ये विगत कई वर्षों से हमारा रोडवेज स्टेशन है 3 सेट में चल रहा है, जिसमें कर्मचारी कार्यरत हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी भी पेड़ गिर सकते हैं 3 सेट में और उनको जान माला भी खतरा हो सकता है। और हमारा जो रोडवेज बस अड्डा है, इसका विस्तारीकरण के संबंध में भी उनसे कहा गया, तो उन्होंने तुरंत ही टेलीफोनिक वार्ता कर शासन में इसके प्रस्ताव बना करके और एस्टीमेट बना करके प्रस्तुत करने को कहा। खबर बहादुराबाद के रोहल की इंटर कॉलेज से सामने आ रही है, जहां पर राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में रोहल की किशनपुर में निर्विरोध चुने गए प्रबंधक और अध्यक्ष समेत 12 पदाधिकारियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। विद्यालय में सेवानिवृत्त अध्यापक और कर्मचारियों को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रबंधक जयंत चौहान ने कहा कि गुरु का दर्जा सबसे बड़ा होता है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त हुए अध्यापकों की मेहनत का फल है कि आज विद्यालय से पढ़कर छात्र आज अलग अलग विभागों में पदाधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर बने हैं। 4/2023 को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। उसके उपरांत पूरी प्रबंध समिति को शपथ का प्रोग्राम करना होता है, क्योंकि विधि विधान के अंतर्गत आज से प्रबंध समिति, प्रबंधक कार्यकाल तो 17 तारीख से हो गया, पर प्रबंध समिति का पूर्ण गठन आज 24/4/2023 से हो गया। और प्रबंध समिति का उद्देश्य क्षेत्र में गरीब से गरीब बच्चों को शिक्षा पहुँचाने का कार्य रहेगा। उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा और सही वातावरण के लिए पूरी प्रबंध समिति बताई। और निर्वाचित प्रबंध समिति इस समय बनी है, और जो हमारे गुरुजी हैं वो बहुत दिनों से जो है ये सोचते थे कि भाई 35 साल 36 साल हम यहाँ नौकरी करी है, लेकिन आने का कोई मौका नहीं लगता। तो हमने ये क्या है कि इसी मौके पर उनका सम्मान भी हो जाए, जिन्होंने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया, इस क्षेत्र को पढ़ाया, जिसकी वजह से जो है बच्चे आगे भी बढ़े हैं। तो उनका सम्मान बारी बारी से होता रहे, और हम ये आशा करते हैं कि आगे भी ये प्रोग्राम जो हमारे शिक्षक हैं उनका चलता रहेगा।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में मोबाइल रिकवरी सेल को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर मोबाइल रिकवरी सेल ने खोए और चोरी किए गए 43 लाख से अधिक कीमत के 328 मोबाइल बरामद किए। एसएसपी पंकज भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोबाइल स्वामियों को उनके खोए मोबाइल लौटाए। अपने खोए मोबाइल वापस देखकर मोबाइल स्वामियों के चेहरे खिल उठे। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों से मोबाइल रिकवरी सेल ने कड़ी मेहनत करते हुए मोबाइल रिकवर किए हैं। अब तक मोबाइल रिकवर सेल करोड़ों रुपए के मोबाइल बरामद कर चुका है। ये 328 मोबाइलों की कुल इस बार रिकवरी हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 43,31,000 रुपया है। पूर्व में देखा जाए तो 2022 में 1,500 मोबाइल रिकवर हुए थे, जिनकी कॉस्ट 2.5 करोड़ थी। और जब से ये रिकवरी सेल बना हुआ है 2016 से, तब से 6.25 करोड़ रुपए के मोबाइलों की अभी तक रिकवरी कर चुके हैं, क्योंकि इसमें लगभग भारत के हर स्टेट से मोबाइल रिकवर किए गए हैं और इनके द्वारा काफ़ी मेहनत की जाती है। इसलिए मेरी तरफ से इस टीम को 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। और आखिर में एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध धाम केदारनाथ के खुले कपाट, बाबा की पंचमुखी मूर्ति का किया गया श्रृंगार, जयकारों से गूंजा धाम, बड़ी संख्या में भक्त रहे मौजूद। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने चारधाम यात्रा मार्ग पर आउटलेट का किया वर्चुअल उद्घाटन। कहा, भारत तेज गति से कृषि के क्षेत्र में बढ़ रहा आगे, कृषकों के विकास के लिए पीएम का जताया आभार। शहरी विकास मंत्री ने की मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा, अवैध इमारतों के ध्वस्त करने और कार्यशैली सुधारने के दिए निर्देश। G20 समिट के कार्यों पर भी हुई चर्चा। प्रदेश का सीमांत गांव माणा अब बना देश का पहला गांव, प्रदेश द्वारा लगे देश के अंतिम गांव के साइन बोर्ड को बदला। अक्टूबर 2022 में पीएम मोदी ने पहला गांव कहने पर लगाई थी मुहर। और गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला, झड़गांव में वन विभाग की टीम ने मशक्कत के बाद पाया काबू। सल्ट अल्मोड़ा जिले का मामला। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।